Hello everyone, welcome to the class. I hope that you guys are doing amazing and this is your master teacher Varsha. Right है welcoming you all in the class और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10 का चैप्टर जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में से देखने को मिल जाएंगे. दिस इज पार्ट 2. वी हैव ऑलरेडी डन द पार्ट 1 जिसमें हमने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे. आज हम लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस करने वाले हैं. इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं. Now before we actually begin with the class, I am going to tell you something very amazing and that is MVSAT. MVSAT is basically Mega Vedantu Admission Scholarship Admission Test जहां पर आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो. यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी. बहुत बढ़िया से आप इसमें पार्टिसिपेट करें. इफ यू आर टैलेंटेड, विन एनी इंटरनेशनल ट्रिप, विन आईपैड, आईफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर इज नो बाउंडेशन कि आप क्या क्या जीत सकते हो. लेकिन आप पूछ रहे होंगे कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा. कुछ नहीं करना पड़ेगा. एक फॉर्म है, एक लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर ही गिवन है. वो जाके फिल करो एंड वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. बाकी हम पर छोड़ दो एंड आवर टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी टेकन केयर बाय द टीम इटसेल्फ. ठीक है. सो डेफिनेटली आपको 100% स्कॉलरशिप बहुत सारे कोर्सेज पर मिलेगी. 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप दैट इज देयर, ऑल इंडिया रैंक एंड ऑब्वियसली cash prizes and rewards worth rupees 2 CR, which is 2 crore rupees. Let's everyone get started with the class. That is agriculture, most important question from geography. Geography से हम लोग start करने वाले हैं हमारा agriculture chapter का first question. All right, let's get started. Write 4 points to stress the importance of agriculture in India. Is it difficult to do? No, it's very easy. हमारे को बोला है कि ऐसे कुछ 4 पॉइंट बताओ जो हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. कैसे बोलेंगे? आओ देखते हैं. देखो, शुरुआत से हमें भी पता है, सबको पता है कि इंडिया हैज ऑलरेडी बीन अ एग्रीकल्चर कंट्री. इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है बच्चा, है ना. दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगी हुई है जो उनकी लाइवलीहुड को प्रोवाइड करते हैं. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमी है जो हमारा फूड और फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो हम खाते हैं. और इसीलिए वो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है वो बाकी इंडस्ट्रीज के भी काम आता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर, फॉर एग्जाम्पल कॉटन. ठीक है. सो दिस इज समथिंग बच्चा विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो हमारा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा. ओके जो हमने यहाँ पर हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना था. सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न through exchange, and the share of agriculture in providing employment and livelihood to the population continued to be as high as 63% in 2001. So काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्रीकल्चर बिकॉज वेरियस फील्ड्स में हमें एग्रीकल्चर ही काम आता है ना. वेरियस जो हमारी जगह है उधर हमको एग्रीकल्चर ही करने को सबसे बेस्ट दिखाई देता है. चलो, वाई डू फार्मिंग प्रैक्टिसेस वेरी इन डिफरेंट रीजन. मुझे 3 रीजन बताओ. 3 रीजन ये बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फार्मिंग क्यों होती है. लाइक व्हाट मस्ट बी द रीजन बिहाइंड दैट. मुझे ऐसे 3 रीजन बताना है आप लोगों को. बताओ जल्दी से. देखो मैं बताती हूँ. पहली बात तो 3 मेन रीजन है कि किसी भी जगह पर कैसी फार्मिंग होती है वो हम डिसाइड नहीं करते हैं. वो डिसाइड करते हैं वहाँ के रिलीफ फीचर्स कि वहाँ पर रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है. वहाँ पर हमें पता होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल नो एंड हाउ एंड ऑब्वियसली सोशो कल्चर प्रैक्टिस कि वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट लेके आएगी. एंड ऑब्वियसली जो लोग इतने टाइम से वहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर कर रहे थे जो उनके सोशल और कल्चरल चीज़ें हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में देखें तो अलग टाइप की खेती होती है ना. और अगर हम थोड़ा वेस्टर्न यूपी में चले जाएंगे तो अलग टाइप की खेती होती है. तो जैसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही क्यों ना देखें. तो ये 3 चीजें बच्चा डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं. देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर. और डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर में यही सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है. चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेम सम इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर बेस्ड है. बताओ जल्दी से. मतलब हम उनको खाते हैं, उनको हम लोग उगाते हैं, क्या है वो. कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हमारे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से निकल के इंडस्ट्रीज में जाती हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. व्हाट डू यू गाइस एक्चुअली थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. चलो देखो, सबसे पहले तो हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, गलत आंसर लिखा है, गलत आंसर लिखा है, इसी का आंसर लिख दिया है.
चलो कोई बात नहीं बच्चा, इसी का ये 3 रीजन दे दिया है यहाँ पर। ये वाला मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन, इसका आंसर नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर कुछ भी 3 कैरेक्टर लिखो प्रिमिटिव के, क्योंकि प्रिमिटिव ही स्लैश एंड बर्न टाइप होता है। अब ये क्वेश्चन है हमारा सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बच्चा क्या है, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड PYQ। प्रिमिटिव फार्मिंग होती क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग से हमें क्या समझना है, उसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आओ पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो फार्मिंग होती है छोटे छोटे पॉकेट्स में होती है, और या फिर स्मॉल पैचेस में होती है। स्मॉल पैचेस ना बहुत छोटे जमीन पर होती है, बिकॉज ये सिर्फ अपने घर के काम चलाने, अपना पेट पूजा करने के लिए होती थी। और पेट पूजा करने के लिए कुछ भी बहुत बड़ा भयंकर नहीं होता था यहाँ पर, सब कुछ एकदम मीडियोकर होता था। या तो घर पे मिलने वाले हाथ से बनाने वाले टूल्स यूज कर लेते थे, फैमिली की हेल्प ले लेते थे, और छोटे छोटे जमीन पर सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, जरूरत जितनी चीजें बस पूरी हो जाए काफी है। फार्मर्स यहाँ पर क्लियर करते हैं पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। अब यहाँ पर क्या करेंगे फार्मर्स बच्चा, फार्मर्स अपना एक पैच क्लियर करते हैं, उस पर अपना छोटे मोटा अनाज लगाते हैं, और बाकी अपने फैमिलीज को काम चलाने के लिए उसको यूज करते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जब वो मल्टीपल टाइम्स ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो फार्मर्स दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं, एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड जो है क्लियर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी बाय इट्स नेचुरल प्रोसेस। अब इसमें हम लोग जब गैप दे देते हैं किसी भी जमीन को, तो नेचुरली उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। ओके, और लैंड प्रोडक्टिविटी जिस तरीके से यूज होती है बच्चा, यहाँ पर लैंड प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज इसमें कोई फर्टिलाइजर और जो है मॉडर्न इनपुट्स नहीं लगे होता है। जितनी सॉइल की कैपेबिलिटी होती है, जितनी सॉइल की कैपेबिलिटी होती है बच्चा, उतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो सॉइल कैपेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, सॉइल कैपेबिलिटी मतलब कि आप लोगों को इतनी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जितनी कि उसकी कैपेबिलिटी है। वो चाह कर भी जानबूझकर भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और वो कर पाएगी तो हमें उसको बाहर से थोड़ा फोर्सफुली चीज़ें देनी पड़ेंगी, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। चलो कुछ टूल्स बता दो। यस एवरीवन, कुछ टूल्स बता दो मुझे जो हमारे प्रिमिटिव वाले पोर्शन में यूज होती हैं। नेम सम प्रिमिटिव टूल्स यूज्ड इन स्लैश एंड बम। अरे बम गलत लिखा है ये। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ओके, जिसको जला देते हैं। कौन से टूल्स यूज होते हैं बच्चा, टूल्स यूज होते हैं हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स, मतलब जो घर पे ही बनाया जा सकता है। दीज आर लाइक वी कैन मेक एट होम, बढ़िया से हाथ से बना लेते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। पूरा पोर्शन अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग से कंपेयर करने को बोल रहा है। क्या हमने ये अभी तक नहीं करा है, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेंसिव को कॉमर्शियल से हम कंपेयर करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर बच्चा नजर आएगा। दिस अगेन हैपेंस टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, इंटेंसिव में बच्चा फार्मिंग मेनली अपने खुद के कंजम्पशन के लिए होती है। ये ऐसे एरियाज पर प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर
हाई पॉपुलेशन है और ज़मीन पर काफ़ी प्रेशर है, ये लेबर इंटेंसिव भी होती है, लाइक इसमें ज़्यादा लोगों की मदद चाहिए रहती है. ओके, इन दिस क्रॉप आर मेनली ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, और कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिट. ये बच्चा प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है. इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल लाइंस. ये बड़े बड़े बहुत बड़े एरियाज पर होती है, और ये ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज होती है. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई. चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक और थोड़ी सी चीज़ है इसके बारे में. इंटेंसिव में हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट यूज होते हैं, इरिगेशन करते हैं. यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट यूज होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन वगैरह सारी चीजें यूज होती हैं. फार्मर्स यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट जो है लिमिटेड जमीन से ही लेके आते हैं और उसी क्रॉप पर 2-3 बार एक ही क्रॉप कर लेते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं बेसिकली. लेकिन यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन है वो वैरी करता है. फॉर एग्जाम्पल राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब में, लेकिन राइस उड़ीसा में एक सबसिस्टेंस क्रॉप है. लाइक राइस जो पंजाब के लोग राइस उगा रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए उगा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में जो लोग राइस उगा रहे हैं वो अपना पेट पूजा करने के लिए, उनके लिए वो सबसिस्टेंस है. वो नहीं खाएंगे तो दे विल नॉट बी उनका फूड इंटेक पूरा नहीं होगा. तो ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए करी जा रही है या सिर्फ वो पेट भरने के लिए करी जा रही है, तो आप उसमें आप डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो कि कौन सी चीज़ प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रही है और कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली खुद के यूज के लिए हो रही है. चलो अब जल्दी से बता दो फटाफट से कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं हमारे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की. तो बच्चा हम लोगों को पता है मेन कैरेक्टरिस्टिक, हमने ये बहुत बार ऑलरेडी सारी चीज़ें रिपीटेडली बहुत अच्छे से पढ़नी है. इट इज़ प्रैक्टिस ऑन हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ये लेबर इंटेंसिव होती है. यहाँ पर जो ईल्ड पर हेक्टेयर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ईल्ड पर हेक्टेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज इसमें हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट लगती है. ईल्ड पर हेक्टेयर मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईल्ड, मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक पर एरिया पर. सो दैट इज ईल्ड. ओके, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स काफ़ी स्मॉल होती हैं, इकोनॉमिकल भी होती हैं, और उसी को ये लोग बहुत बार कल्टिवेट करते हैं. तो फार्मर्स इसको मैक्सिमम आउटपुट लेके आने पर, और लिमिटेड ही ज़मीन है, 2 से 3 क्रॉप एक साल में उगाते हैं, और जिससे कि उसको मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं. सेम ज़मीन पर 2 से 3 बार फसल को करना प्रोड्यूस, तो उससे उसका मल्टीपल ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी कम भी हो जाएगी, इससे सॉइल बहुत ज़्यादा अब्यूज हो जाती है इन सारी चीज़ों से. वो भी हमें हमेशा याद रखना है इस पूरे पोर्शन में. यस एवरीवन, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल. कर लोगे आप लोग. प्रिमिटिव और कॉमर्शियल में हमने पूरा देख लिया. प्रिमिटिव सिर्फ काम चलाने के लिए, सस्टेन के लिए, स्मॉल जमीन पर होती है, बड़ी जमीन पर होती है, वहां पर टूल्स बड़े नॉर्मल यूज होते हैं, यहाँ पर बढ़िया टेक्नोलॉजी मशीन यूज होती है. इधर मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स नहीं यूज होते हैं, है ना. फर्टिलाइजर और इरिगेशन बिल्कुल भी नहीं यूज होती है, नॉट वाइडली यूज, मानसून वगैरह, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होती है. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जैसे कि जुमिंग इन असम, मिजोरम एंड कुरुवा इन झारखंड. तो ये कुछ आपको याद रखना है. डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन वैरी करती है, जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो चीज़ जहाँ के लोगों के लिए जो बिजनेस है वो वहाँ कहीं और के लोगों के लिए बच्चा एक सबसिस्टेंस क्रॉप है. ओके, देन वी हैव व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉमर्शियल फार्मिंग का. देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग की उसमें बहुत ज़्यादा हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट यूज होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज होते हैं, दैट हैपेंड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन.
ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बच्चा कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा डेवलप करी थी, क्योंकि जो चीज़ हम क्लास 9 में थोड़ा पढ़ के भी आए हैं, जो चीज़ 1 टाइम हो रही थी अभी वो 3 टाइम्स हो रही थी। सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज हैपनिंग। कमर्शियल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज करनी पड़ती है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इन लोगों को आपसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है ना, और प्रॉफिट कमाना रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना पड़ेगा, और सामान बेचने के लिए दे डू नॉट कंसीडर अबाउट एनवायरमेंट, दे डू नॉट कंसीडर अबाउट योर हेल्थ, को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट। वो बाय हुक और बाय क्रुक एनी टाइम वो बस प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, चलो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो कॉमर्शियल है एक रीजन में और दूसरे में सबसिस्टेंस है। एक ऐसा क्रॉप का नाम बताओ जो एक जगह तो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल यूज केस होता है, और दूसरी जगह उसको सबसिस्टेंस की तरह यूज किया जाता है, एंड दैट्स नन अदर देन राइस। राइस बच्चा हरियाणा एंड पंजाब में कॉमर्शियलाइज किया जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उड़ीसा में वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। उड़ीसा के लोग डेली बेसिस पर राइस का कंजम्पशन करते हैं, दे डू नॉट सेल इट। ओके, वो सरप्लस को शायद थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते होंगे, बट पंजाब एंड हरियाणा में मेजरली जो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल रीजंस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही हो रहा है। Next up, we have named one type of agriculture which falls in the category of commercial agriculture. What are the main characteristic of this type? Plantation, correct बात है। Plantation के characteristic बताओ चलो मुझे। Plantation के examples tea and sugarcane, etc. etc. ये कुछ examples हैं। Now, जब भी हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो वो एक कॉमर्शियल टाइप का ही फार्मिंग होता है, जो एक बड़े से एरिया पे एक ही क्रॉप लगाई जाती है, बहुत सारे लार्ज एस्टेट पर कैपिटल इन्वेस्ट करके सारी चीजें करी जाती हैं, बहुत सारे लेबर्स यहाँ पर काम करते हैं। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिकॉज दोनों चीजें एग्रीकल्चर में भी यूज हो रही हैं और बाकी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करी हैं। आप शुगर, रबर एंड ऑब्वियसली टी, these are being produced, these are running different industries as well. ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी तो यूज हो रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, ऑब्वियसली क्योंकि ये है भी एक टाइप कॉमर्शियल फार्मिंग का, ये भी आपके कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ही पार्ट होगा। एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क इसको चाहिए रहता है, सो दैट जो भी चीज़ें बच्चा प्रोड्यूस करे जा रही हैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाए। इंडस्ट्रीज और मार्केट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसीलिए इंडिया में शुगर केन, रबर एंड टी का बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है, बिकॉज ये सारी सुख सुविधाएं आपके इस वाले पोर्शन में लोगों को दी जाती है, फार्मर्स को मिल रही है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप बताओ, और जो है बेवरेज प्लांटेशन भी बताओ, और 2 स्टेट भी बताओ जिनमें वो स्पेशलाइज्ड है। हॉर्टिकल्चर, व्हाट डू वी मीन बाय हॉर्टिकल्चर? वेजिटेबल एंड ऑल, राइट। चलो, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन एप्पल्स मेनली ग्रो, आप कुछ भी लिख सकते थे इसमें, मेनली ग्रो करते हैं हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में। बेवरेज विच जो हम लोग ड्रिंक करते हैं जिन चीज़ों को, टी मेनली असम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल, एंड कॉफी विच इज ग्रोन इन कर्नाटका। एंड कर्नाटका की नीलगिरी में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉफी प्लांट्स हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और आज भी कर्नाटक की कॉफी वर्ल्ड वाइड फेमस भी है ना। चलो, दो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स बता दोगे आप लोग? मैम इजीली इजीली बता देंगे, और ये आप जरूर याद रखना बच्चा, दिस विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये जो हमारे पास क्रॉप हैं बच्चा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। चलो, नेक्स्ट अप वी हैव नेम 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, राइट देयर शोनिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ ईच सीजन। कर लोगे, 3 सीजन होता है हमारे पास, विच इज रबी, खरीफ एंड जैद, 3 सीजन है। रबी को विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, ये अक्टूबर से दिसंबर में हम इनको बो देते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इनकी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस एंड ग्राम। इतना याद रख लोगे तो फिर खरीफ क्रॉप, ज्यादा चीजें खरीफ क्रॉप में याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अब हमारे पास है खरीफ क्रॉप। मेनली बच्चा ये रेनी सीजन की क्रॉप होती हैं, मतलब इन द बिगनिंग एट द ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे कि जून जुलाई में, और इनको हम सितंबर टू अक्टूबर में काट लेते हैं। इंपॉर्टेंट सुन लो, इंपॉर्टेंट है राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, तुर दाल, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut and soybean are some of the kharif crop. Okay,
ज़ैद सीजन की बात करें तो ये थर्ड हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में आता है। ये एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है जो समर मंथ्स और मेनली बिटवीन मार्च अप्रैल से जून जुलाई के बीच में आता है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर एंड फॉडर क्रॉप्स इसी के बीच में आती हैं। ठीक है बच्चा, इसी के बीच में आती हैं ये सारी की सारी आप लोगों की क्रॉप्स जो हमें ये वाले पोर्शन में कवर करनी थी। नेक्स्ट अप वी है राबी क्रॉप्स मेनली कहाँ ग्रो होती हैं और उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस। राबी क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट वीट है और वीट हमारे किधर होता है, सदर्न इंडिया में नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। देखो रबी क्रॉप्स सच एज वीट एंड अदर क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विच इज लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। क्लाइमेटिक कंडीशंस जान लो, बहुत बढ़िया ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन होती है। ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स यहाँ पर उसके लिए थोड़ी बारिश हो जाती है तो सही रहता है। और ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी जो हमने अभी पढ़ा भी था 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था बच्चा एग्रीकल्चर में, और इंडिया में उसके बाद कोई सीरियस फेमाइन कंडीशन भी नहीं आया। इंडिया में जब से हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रॉपरली शुरू करी तो भुखमरी जैसी कोई सिचुएशन नहीं आई। और कोरोना जैसे टाइम बच्चा, कोरोना जैसे टाइम जो हमने देखा है, ऐसे टाइम पर भी हमने कोई मेजर इशू अपने इकोनॉमी में नहीं देखा, अनलाइक चाइना जिसने रिसेंटली अभी इतना भयंकर अपने लोगों के साथ किया। बिकॉज इंडिया में अच्छा खासा सरप्लस हम लोग कर पा रहे हैं और हम लोग अभी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़िया कर रहे हैं। ओके चलो, नेम सम इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स बताने हैं आप लोगों को मुझे, जो आप लोग मुझे बताने वाले हो। ओके चलो, सो नेम सम इम्पॉर्टेंट राइस। सो आपको पता ही है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं एरिया जहाँ पर हम राइस ग्रो करते हैं। अच्छा, नेम 3 स्टेट्स विच रेज 3 पैडी क्रॉप्स इन अ ईयर, और वो कौन सी हैं उनका नाम भी बताओ। ये तो आपको सबको पता है, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स पैडी क्रॉप्स हैं, और वो ऑस, अमन एंड बोरो उसी का ही क्या है बच्चा, पार्ट है, उसी का ही टाइप है। Okay, these are type of crops only. This is nothing new, but ये type ही होता है. Which is the most important food crop in India and its position in world's production? बताओ, सबसे important food crop कौन सी है हमारी? क्या हम ये नहीं पढ़ाया आप लोगों को? क्या हमने ये नहीं करा है क्लास में कवर? We have done that. राइस है हैशटैग नंबर 1। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सुनो जल्दी से, रैंक अगर हम वर्ल्ड की बात करें, रैंक आती है 2, 1 एंड 2। 1 पर चाइना आता है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, है ना, क्लास में भी पढ़ाया था। अब बताओ कितनी बार पढ़ा सकते हैं आपको। ओके, राइट द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। विच क्रॉप? अरे राइस। कितना रेनफॉल चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर। या फिर क्या टेम्परेचर चाहिए? चलो, टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर और अबाउट 25 डिग्री, काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, और अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। सो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी, ड्राइवर नहीं, हैवी रेनफॉल। ओके, नाउ हाई टेम्परेचर एनीथिंग अबाउट 23 डिग्री सेल्सियस अबव,
हाई ह्यूमिडिटी मतलब ऑब्वियसली मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए एटमॉस्फेयर में। और अगर रेनफॉल की बात करें तो अबव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। एंड ये हम लोगों को थोड़ा देखना है, सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, चलो, तो अब हम हमारा कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऐसे रीजन्स बता दो जल्दी से जो राइस की प्रोडक्शन करते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं हम। 4 जो मेन है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक एरिया। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, हम सारे चारों जगह पर ऑलमोस्ट हमारे कर लेते हैं। नेम 4 ऐसे स्टेट बचाओ जो इरिगेटेड राइस प्रोड्यूस करती हैं, मतलब आर्टिफिशियल इरिगेशन, ऑब्वियसली जहाँ पर हमारा कॉन्टिन्यूसली बहने वाला पानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, इरिगेशन से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनके वजह से करा है। और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नेटवर्क कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स बन गया है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा कम रेनफॉल वाले एरिया में भी, जहाँ पर यहाँ पर ऑब्वियसली लेस देन 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। ओके, यहाँ पर लेस देन 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट यहाँ पर फिर भी प्रोडक्शन हो रहा है राइस का। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये स्टेट्स को बहुत ही कम रेनफॉल मिलता है। ये स्टेट्स को बच्चा बहुत ही कम रेनफॉल मिलता है, ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही बढ़िया से आपको ये सारी चीजें बच्चा पढ़नी है यहाँ पे। ओके, ओके एवरीवन, चलो, सो इरिगेटेड राइस जो है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय, समझा दिया मैंने आपको ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड राइट द ज्योग्राफिकल कंडीशन जो उसको रिक्वायर्ड होती है। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी? सेकंड नंबर की पूछिए, नॉट द फर्स्ट नंबर, बिकॉज फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो हमें बताना है इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए। देखो, वीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया और ये मेन फूड क्रॉप है हमारे पूरे इंडिया की। हैशटैग नंबर 2, हैशटैग नंबर 2 वाली क्रॉप की ज्योग्राफिकल कंडीशन, कूल मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए जब इसका काटने का बुरा है समय, रेनफॉल ठीक ठाक 50 टू 75 सेंटीमीटर, लोमी सॉइल चाहिए, बढ़िया होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत, सॉरी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से ये ग्रो करती है। ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल बचा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पेपर। नेम 2 एनी मेजर जोन्स ऑफ व्हीट ग्रोथ एंड नेम 6 मेजर स्टेट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। कैसी कोई ऐसे जो हैं जोन्स बताएं मुझे जो व्हीट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और 6 स्टेट भी बता दो। देखो, 2 जोन्स तो आपको पता है, वन इज ऑब्वियसली गंगा सतलज प्लेन इन दी एंड आपका ब्लैक सॉइल एरिया। ठीक है, ब्लैक सॉइल एरिया, इसके स्टेट्स नहीं लिखे। मेजरली बच्चा हमें ऑब्वियसली पता ही चल गया है, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दीज आर सम प्रोमिनेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है ना, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ऑल। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, जो हमने हमारे प्रीवियसली क्लास में बहुत अच्छे से करा भी है। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सा है हमारा थर्ड नंबर पर?
या वो कौन से क्रॉपिंग सीजन में होते हैं और उसके 4 लीडिंग प्रोडक्शन में बताओ। हैशटैग नंबर 3, हैशटैग नंबर 3 मुझे कौन बताने वाला है? Who is going to tell me about hashtag number 3? It's millets, right? बच्चा ज्वार इज द मोस्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो मिलेट है वो खरीफ सीजन में आता है एंड ये रेन फेड है, मतलब इसको कोई इरिगेशन नहीं चाहिए रहता है। एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। What are coarse grains and why are they important in India? Name the crop which are included in this category and name 3 leading state producing each of these crops. ठीक है, आप ऐसे मुझे बताओ कोर्स ग्रेन क्या होते हैं, वो ये इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन इनको जो है कैटेगरी। अब आपको पता है कि मिलेट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुअर लोगों के लिए, मतलब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है, डाइट में अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो इट्स गुड। सो लेट जस्ट इम्प्रूव this question. Let's not just say it's good for poor, it's good for everybody. So it is good for people's diet. ठीक है, पार्ट ऑफ द डाइट में अगर हम इसको लेके आएंगे तो इट्स ग्रेट। तो ये डेरोगेटरी सा हमारा आंसर, हमने इसको खत्म करके रिप्लेस करके हमारा आंसर इससे पहले खत्म कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट है बिकॉज इसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज रागी, ज्वार एंड बाजरा। लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कर्नाटका जो तमिलनाडु के रैंक 2, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल विच इज नाउ नोन एज उत्तराखंड, सिक्किम एक्सेट्रा इसके इंपॉर्टेंट है। ज्वार महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है ज्वार में, ठीक है, ज्वार में महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटका है। बाजरा जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है सैंडी सॉइल पर, शैलो ब्लैक सॉइल पर, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप इसके बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हो। लेट मी जस्ट लेट यू रिवाइज। सबसे पहले रागी जो है, रागी कर्नाटका, ओके, नंबर 1 सबसे पहले पूछा जाएगा। उसके बाद ज्वार महाराष्ट्र एंड आपका जो थर्ड पोर्शन है बच्चा बाजरा जो है वो राजस्थान। ये रैंक्स आपको ज़रूर याद रखनी कि फर्स्ट नंबर 1 पर कौन किसको कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम रागी की बात करें तो हम इसमें रणबीर कपूर का एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, फिर हम यहाँ पर जेएम का एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, ज्वार एंड महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो ज्वार ज़्यादा खाता है, और आरसीबी वाला बीआर निकाल लेना और बीआरसी आरसीबी ऐसा कुछ करके आपको ये अब हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू जोग्राफिकल कंडीशन जो रागी को चाहिए और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखो। पढ़ा है हमने, यस वी हैव। चल पढ़ते हैं इसको पूरा। जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है बच्चा? जोग्राफिकल कंडीशंस है कि ये ड्राई एरिया में हो जाता है, रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक सॉइल सब पे हो जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, रिच इन आयरन कैल्शियम एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिशंस वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जो चीज़ें आपके डाइजेशन में काम आती हैं। ठीक है, जो चीज़ें बच्चा आपका फूड डाइजेस्ट करने में आपके बॉडी में जो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, अगर आप रागी खाओगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन 2 ज्योग्राफिकल कंडीशन जो रिक्वायर होती हैं मेज क्रॉप को ग्रो करने के लिए। 3 ऐसे फैक्टर्स भी बताओ जिसके वजह से मेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, और 4 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बताओ। ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लो, खरीफ क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए, एरिड सॉइल में भी ठीक ठाक ग्रो होती है। मेज इज अ क्रॉप जो फूड एंड फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। बिहार मेज में मतलब बिहार मेज इज ऑल्सो ग्रोन इन राबी सीजन, राबी जो है सीजन में भी होता है। फैक्टर्स देख लो क्या क्या है प्रोडक्शन में। HYV सीड्स का यूज हो रहा है तो हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिए। फर्टिलाइजर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे इसमें इनपुट्स डाले हैं, मॉडर्न इनपुट्स, तो हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके चलो, नेम 3 pulses each of Rabi and the Kharif season. Write their importance for human beings and for agriculture. ऐसी 3 pulses मुझे बता दो बच्चा जो रबी एंड खरीफ क्रॉप में, उनकी ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंस भी आप आराम से कर लोगे ऑब्वियसली। पल्सेस है राबी क्रॉप की, याद रखना, तुर, उड़द एंड मूंग दाल। पल्सेस है खरीफ क्रॉप की, मसूर, पीस एंड द ग्राम। आप एक ही काम कर लेना, और जो कुछ भी नहीं है, MPG खरीफ
MPGK। ओके, ये बस आप याद रख लेना, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। M मतलब मसूर, P मतलब पीज एंड ग्राम, वैसे तो खरीफ सीजन से भी कर सकते थे, और ये क्या है बच्चा, खरीफ सीजन है, बस इसमें मसूर दाल। तो लेकिन दाल अलग अलग सीजन्स में होती है। एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, वो हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और ये ग्रोथ भी करती है क्रॉप रोटेशन में, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। और इसको पानी भी कम चाहिए, इसको बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी भी, ग्राउंड वाटर भी खर्च नहीं करती है ये। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस? नेम 5 लीडिंग स्टेट्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे पास पल्सेस। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। ओके, सो बताओ जल्दी से हम लोगों का पल्सेस में कौन सा पोजीशन आता है बच्चा? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पर है हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, खाते भी उतना ही और बनाते भी उतना है, ठीक है। सो वी आर द नंबर वन, इंडिया नंबर वन आता है पल्सेस में। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो आपको यही याद रखना है। इंडिया का शुगर केन में क्या रैंक है? शुगर केन में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट आते हैं आफ्टर ब्राजील। जोग्राफिकल कंडीशन ये है कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है, अच्छे से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जाता है। टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री। एनुअल रेनफॉल लगभग इसका जो है वही जो वीट को चाहिए रहता है। एंड ड्राई एरिया में इरिगेशन से हो जाता है। इट कैन बी ग्रोन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, और इसको लगभग पूरा मैनुअल लेबर लगता है, 1 साल लग जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट क्रॉप होती है इंडिया की, इसको पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है पूरा ग्रो करने में। ठीक है बच्चा, दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मेजर स्टेट दैट प्रोड्यूस शुगर केन।
मुझे जल्दी से आप ऐसी 2 स्टेट बता दीजिए जो शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं, एंड दैट इज 6 मेजर स्टेट बचा जो हमारी शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। सबसे ज्यादा मैनुअल लेबर इसी में लगता है। ओके, सबसे ज्यादा मैनुअल लेबर इसी में लगता है। एक ऑलमोस्ट ईयरली क्रॉप होती है, पूरा साल लग जाता है, जनवरी टू दिसंबर। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर दी शुगर केन पोर्शन। नेम 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से क्या निकलता है? शुगर केन से शुगर, गुड़, खांडसरी एंड मोलासेस, ये सारी चीजें निकलती है बच्चा, जो एट द एंड ऑफ द डे शुगर के फॉर्म्स में ही कंज्यूम होती है। सबसे ज्यादा रिफाइंड जो होता है वो शुगर होता है, एंड सबसे कम रिफाइंड होता है खांडसरी, और उससे भी कम रिफाइंड होता है मोलासेस। ये मतलब उनमें शुगर कंटेंट नेचुरल है, लेकिन हम इसको जितना ज़्यादा अननेचुरल पॉलिश करते रहेंगे उतना ज़्यादा वो रिफाइन होता रहेगा और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाएंगी। देखो वीट में न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा होता है, वीट में न्यूट्रिशन इज गुड, लेकिन हम वीट को इतना ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं कि उसको जो भी इसका मेन कंटेंट होता है, जो उसका न्यूट्रिशन होता है, वो रिमूव हो जाता है। लाइक अगर आपको नहीं पता तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैदा। लाइक जो रिफाइंड फ्लावर होता है, वो मैदा जो होता है वो वीट से ही है। वीट का बिल्कुल जो बचा कुचा एकदम फाइन ग्रैनुअल्स होता है, वही हमारा जो है एकदम प्रॉपर जो सॉफ्ट सॉफ्ट वीट से निकलता है, दैट इज मैदा, है ना। यही वो जो है वीट है। लेकिन वीट को अगर हम प्रोसेस करते रहेंगे उसका कुछ चुम्बड़ बनाते रहेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो लॉस हो जाएगा। ओके, जैसे कि फ्रूट से जूस निकालना। अब नेक्स्ट हमारे पास बढ़ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अंडर ऑयल सीड प्रोडक्शन, और इंडिया का हमारा कितना नंबर पर आता है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 12% हमारे जो है हम लोग इसका टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑयल में भी हैशटैग नंबर 1। तो हमें पता चल गया कि हम लोग किस किस में नंबर 1 है। हम राइस में नहीं है नंबर 1, हम वीट में भी थोड़ा नंबर 1 नहीं है अभी, हम पल्सेस में नंबर 1 है और हम ऑयल में नंबर 1 है। ठीक है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। और हम शुगर केन में भी नंबर 1 नहीं है, ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 6 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, उनका क्या मेन यूज केस होता है। इसके बाद बच्चों हमारा इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, देन वील बी डन। 6 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं, जो हमने क्लास में भी करा था। देखो, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी सीड जिनको तिल का तेल भी बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, लिनसीड, सनफ्लावर एंड कॉटन सीड्स। ये एडिबल होते हैं, कुकिंग मीडिया में यूज होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स वगैरह। दवाइयाँ वगैरह जो आप अपने लगाते हो, बेटाडीन वगैरह आपने देखा होगा, दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल कंटेंट। सो वो इधर से निकल के आ रहा होता है बच्चा, बिकॉज उसमें ऑयल यूज होता है हीलिंग के लिए। ठीक है, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज विच ऑयल सीड्स कंस्टिट्यूट्स 50%। हमारे यहाँ पर तो यही होता है, और 3 मेजर स्टेट भी बताओ। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर होता है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज एक्चुअली मूंगफली। मूंगफली का जो हमारा क्या है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। मूंगफली ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, 50% इंडिया में होती है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्चुअली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र इसके इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट होता है। ग्राउंडनट इज बेसिकली मूंगफली। पीनट बटर भी इसी से बनता है, ग्राउंडनट से। ठीक है, चलो, तो ये हमारा बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं। ओके, डिड यू एंजॉय द सेशन, लेट मी नो। एंड यहाँ पर हमारी क्लास हो जाती एंड। ओके, यहाँ पर हमने इतने अच्छे से पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर का रिवीजन किया है। अभी हम इसका एक और पार्ट 3 भी करेंगे, जिसमें हम और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे समझ आए होंगे, एंड ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लास टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।